ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने मुस्लिम मुल्कों को दिया बड़ा पैगाम। आपसी सुरक्षा समझौते से लेकर जंग रोकने के लिए नया सिस्टम और मुस्लिम देशों की मजबूत एकता का रखा प्रस्ताव। अगर हुआ कामयाब तो दुश्मनों की बढ़ सकती है टेंशन। और अगली खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका से भी इजरायल के लिए आई बुरी खबर। डेमोक्रेटिक वोटर्स का बदला मिजाज। ज्यादातर लोग इजरायल को हथियारों की सप्लाई रोकने वाले उम्मीदवार के साथ ही बताएंगे, नेपाल में बाढ़ की तबाही के बीच नेपाल में नई झील फटने को तैयार। चीन की चेतावनी, अगले 72 घंटे बेहद नाजुक। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने गुरुवार को तेहरान में शुरू हुए 40वें अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी एकता सम्मेलन में इस्लामी मुल्कों के बीच आपसी भाईचारा और हिफाजत बढ़ाने के लिए, यानी सुरक्षा बढ़ाने के लिए 3 बहुत ही बड़े प्रस्ताव पेश किए हैं। पहला प्रस्ताव यह है कि तमाम मुस्लिम मुल्कों के बीच एक आपसी सुरक्षा और अनाक्रमण समझौता, यानी म्यूचुअल सिक्योरिटी एंड नॉन अग्रेशन पैक्ट होना चाहिए, जिसके तहत सब एक दूसरे की सरजमीन की इज्जत करने का वादा करें। कोई भी देश अपनी जमीन, आसमान या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क पर हमले के लिए नहीं होने देगा, न ही किसी साजिश या अस्थिरता का साथ देगा, बल्कि सब मिलकर पूरे इलाके की सुरक्षा संभालेंगे। पेजेशकियान ने यह भी साफ किया कि इसका मतलब कोई फौजी गठबंधन बनाना या सबकी विदेश नीति एक करना बिल्कुल नहीं है। दूसरा प्रस्ताव यह है कि मुस्लिम देशों के बीच आपसी झगड़ों को जंग में बदलने से पहले ही रोकने के लिए एक पक्का और हमेशा रहने वाला मध्यस्थता सिस्टम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी को हजारों बेगुनाहों को मारे जाने के बाद सिर्फ कागजी बयान जारी करने के बजाय विवाद शुरू होते ही बीच में आकर उसे सुलझाना चाहिए। तीसरा प्रस्ताव यह है कि पूरे मुस्लिम जगत को अलग अलग बाजारों के बजाय आपसी सहयोग के एक बड़े नेटवर्क में बदला जाए, जहां मुस्लिम वैज्ञानिक मिलकर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकें और इस्लामी मुल्कों का पैसा बाहर जाने के बजाय खुद मुस्लिम देशों के विकास और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट हो। इसके साथ ही सदर पेजेशकियान ने अमेरिका और इजरायल के साथ हुई जंग के मुश्किल दौर में ईरान की अंदरूनी एकता की पुरजोर तारीफ की और कहा कि जब मुल्क के वजूद पर आंच आई तो पूरी आवाम देश की हिफाजत के लिए उठ खड़ी हुई। उन्होंने साफ किया कि ईरान ने बातचीत का रास्ता खुला रखा था और कभी जंग की शुरुआत नहीं की, बल्कि सिर्फ इस जुल्म के खिलाफ पूरी मजबूती से डटकर मुकाबला किया। उन्होंने पड़ोसियों को याद दिलाया कि ईरान की रक्षा का मतलब पड़ोसी मुस्लिम देशों से दुश्मनी करना हरगिज नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तमाम यूरोप के देश जो पहले इजरायल के सपोर्टर थे और मददगार भी थे, और वहां की जनता इजरायल को एक क्रिमिनल देश की तरह देख रहा है। अब ऐसा ही हाल अमेरिका में भी नजर आ रहा है। मतलब अमेरिका से भी यहूदी देश के लिए बुरी खबर। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स का मिजाज अब इजरायल को लेकर बहुत तेजी से बदल रहा है और वे ऐसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं जो इजरायल को हथियारों की सप्लाई रोकने का पक्षधर हो। इंस्टीट्यूट फॉर मिडिल ईस्ट अंडरस्टैंडिंग के पॉलिसी प्रोजेक्ट और मशहूर पोलिंग एजेंसी यूगो द्वारा किए गए एक ताजा सर्वे में यह बड़ा खुलासा हुआ है। इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक न्यू हैम्पशायर, न्यू मैक्सिको और मिशिगन के करीब 75% डेमोक्रेटिक वोटर ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं जो इजरायल को हथियार भेजने पर पाबंदी लगाए, जबकि नेवादा में 74%, वर्जीनिया में 66% और साउथ कैरोलिना में 65% वोटर का भी यही मानना है। इसके उलट सिर्फ 4% से 6% लोग ही ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में हैं जो इजरायल को हथियार भेजना जारी रखना चाहता हो। जब इन मतदाताओं से पूछा गया कि क्या इजरायल को हथियार रोकना या बढ़ाना उनके वोटों को प्रभावित करेगा, तो मिशिगन के 65%, न्यू हैम्पशायर के 63%, नेवादा के 61%, न्यू मैक्सिको के 59%, वर्जीनिया के 55% और साउथ कैरोलिना के 46% लोगों ने साफ लफ्जों में कहा कि वो हथियार रोकने वाले उम्मीदवार को वोट देंगे। इसके अलावा इन 6 राज्यों के ज्यादातर वोटर्स जैसे न्यू हैम्पशायर और न्यू मैक्सिको के 70%,
इजरायल पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने का भी पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। इस सर्वे में सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि इन सभी राज्यों के ज्यादातर डेमोक्रेटिक वोटर्स का साफ मानना है कि इजरायल गाजा के अंदर फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। मिशिगन के 80% डेमोक्रेट्स इसे नरसंहार मानते हैं, जबकि न्यू हैम्पशायर और नेवादा के 78%, न्यू मैक्सिको के 76%, वर्जीनिया के 72% और साउथ कैरोलिना के 57% लोग भी इसे खुला नरसंहार मानते हैं। सर्वे के डायरेक्टर जोगबी ने बताया कि ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अमेरिकी जनता अब गाजा में जवाबदेही और इंसाफ चाहती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, नेपाल में भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के बीच एक और बैरियर झील का निर्माण हुआ है। चीन ने चेतावनी दी है कि इस झील से पहले से ही पानी का ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसमें और अधिक पानी आने पर यह टूट सकती है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने गुरुवार सुबह तक झील में पानी की मात्रा लगभग 20 लाख घन मीटर होने का अनुमान लगाया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने बताया कि अगले 3 दिनों में झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है, जिससे बांध टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा बाढ़ की वजह से नेपाल में अब तक 400 शव बरामद हो चुके हैं और 1500 से ज्यादा लोग लापता है, जिनमें 300 लगभग भारतीय है। और इसी बीच इस आफत के बीच नेपाल में 5.2 तीव्रता का भूकंप भी आया था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल में छोचन खोला और पुरेपु तसांगपो नदियों के संगम के पास ये झील बनी है। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं ताकि बांध टूटने की स्थिति में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके और इमरजेंसी स्थिति में बचाव का काम शुरू किया जा सके। दरअसल चोतचेन और पुरुपे नदियां तिब्बत से निकलती है और नेपाल में एंटर करने से पहले आपस में मिल जाती है, जहां इसे भोटे कोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटे कोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है। ये चेतावनी नेपाल चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में अचानक और भीषण बाढ़ आने के एक दिन बाद आई है। इस बाढ़ में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हुई, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया और सैकड़ों लोग अब भी लापता है। ये बाढ़ बुधवार की सुबह नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी में आई। पानी के तेज बहाव ने तिमोरे और स्याफुरु बेसी क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सड़कें, पुल, इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचे बर्बाद हो गए। नेपाल में बचाव दल बाढ़ में बह गए लोगों की तलाश कर रहे हैं। निचले इलाकों के कई जिलों से बाढ़ में बहे लोगों के शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर मेन हाईवे पर गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह रोक दिया है और बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। ऐसे मुश्किल हालातों में इस नई झील के बनने से नेपाल की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर यह बांध टूटा तो अचानक पानी का एक भयानक रेला नीचे की तरफ आएगा, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों और पूरे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचेगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।